संध्या का हमेशा का रोना था अपनी सासू माँ को लेकर कि उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी ली, पर मेरी ज़िंदगी को भी अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही हैं। खुद तो हमेशा अपने सास ससुर से दूर रही, पापा की नौकरी के कारण अपनी सारी गृहस्थी अपने हिसाब से चलाई बिना किसी हस्तक्षेप के। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं और मेरे पति सास ससुर के साथ ही रहते हैं। खैर, संध्या के ससुर जी तो अब थे नहीं, बस सासू माँ ही थी। उसका हमेशा यही कहना था कि मम्मी जी का तो अच्छा है। अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चला ली बिना किसी हस्तक्षेप के, और मेरा घर भी अपने हिसाब से चला रही हैं। आखिर मैं अपनी गृहस्थी कब चलाऊंगी अपने हिसाब से? यह वजह हमेशा कलह का कारण बनती थी। एक दिन संध्या की सासू माँ कामनी देवी ने सोच लिया कि अब संध्या जो चाहती है, जैसा चाहती है वैसा ही होगा। उसके किसी भी बात में कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगी। उन्होंने संध्या से ज़्यादा कुछ बोलना बंद कर दिया। संध्या सुबह से देख रही थी, वह अपने कमरे में चुपचाप बैठकर टीवी देख रही थी। ना वह बाहर आई, ना उन्होंने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने की कोशिश की, ना वह सुबह की चाय बनाने के लिए रसोई में आई। संध्या चुपचाप अपने कामों में लगी हुई थी, और सारा काम संध्या के अकेले के ही कंधों पर पड़ा हुआ था। कामनी देवी ने उसकी कोई भी मदद नहीं की। इस वजह से बच्चों का स्कूल लेट भी हो गया, क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ना और लाना कामनी देवी ही करती थी। जल्दी संध्या ने बच्चों को स्कूल और रवि को ऑफिस भेजा, और बाकी घर के काम समेटने में लग गई। थोड़ी देर के बाद संध्या नहा धोकर चाय नाश्ता करने बैठी कि काम वाली आ गई, झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए। रोज तो काम वाली के साथ कामनी देवी लगकर काम करवा लेती थी, ताकि वह कोई हाथ की सफाई न कर ले। थोड़ी बहुत मदद कर देती तो क्या आफत आ जाती, पता नहीं क्या हुआ है। मुंह फुलाकर बैठी हुई हैं, सुबह से ना बोल रही हैं, ना घर पर किसी काम में मदद कर रही हैं। मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है। खैर, संध्या किचन में दोपहर का खाना बनाने के लिए चली गई, और सब्जियां लाकर कामनी देवी के आगे रख दी कि वह काट लेंगी। थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है तो खाना जल्दी बन जाता है। थोड़ी देर के बाद संध्या ने देखा कामनी देवी ने सब्जियों को हाथ भी नहीं लगाया है। वह चुपचाप सब्जियां उठाकर ले गई और खुद ही काटने लगी, बड़बड़ाते हुए। तब तक बच्चों को स्कूल से लाने का वक्त हो गया। उसने देखा कामनी देवी बच्चों को स्कूल से लाने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुई थी। संध्या जल्दी से बच्चों को लेने के लिए स्कूल निकल पड़ी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि कामनी देवी नहीं जाने वाली। बच्चे आ गए, बच्चों को खाना दिया, सासू माँ को खाना दिया, उन्होंने चुपचाप खाना खा लिया। संध्या खुद खाना खाने बैठी थी कि काम वाली आ गई, दोपहर के बर्तन साफ करने। फिर वही हुआ, संध्या को खाना छोड़कर उसके साथ लगना पड़ा, और फिर उसके जाने के बाद संध्या खाना खा पाई। दोबारा खाना पूरी तरह से ठंडा हो चुका था। संध्या ने बड़बड़ाना चालू रखा, पता नहीं बिना बात मुंह फुलाकर क्यों बैठी हुई हैं। लेकिन सासू माँ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी, और अपने में मस्त थी। शाम को बच्चों को ट्यूशन छोड़ने सासू माँ जाती थी, और खुद पार्क में टहलती थी। ट्यूशन खत्म होने के बाद साग सब्जी दूध फल वगैरह लेकर बच्चों को लेते हुए घर आ जाती थी। लेकिन संध्या ने देखा सासू माँ बच्चों के ट्यूशन के समय से आधा घंटा पहले ही टहलने के लिए निकल गई। संध्या ने बोला भी, थोड़ी देर के बाद निकलिए मम्मी, बच्चे भी साथ में चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप चली गई। संध्या के ऊपर एक काम और बढ़ गया। अब वह बच्चों को लेकर ट्यूशन गई और घर जाकर रात के खाने की तैयारी कर रही थी कि तभी बच्चों को ट्यूशन से लाने का वक्त हो गया। क्योंकि संध्या की सासू माँ ट्यूशन खत्म होने के पहले ही घर आ चुकी थी। संध्या ने बोला, थोड़ी देर और पार्क में टहल लेती मम्मी, बच्चों को लेते हुए आ जाती। लेकिन कामनी देवी ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। संध्या को समझ में नहीं आ रहा था कि कामनी देवी ऐसा क्यों कर रही हैं। लेकिन हाँ, इतना समझ में आ रहा था कि उनके ऐसा करने से संध्या के ऊपर काम का बोझ काफ़ी बढ़ गया है, और वह उसे ठीक से संभाल नहीं पा रही है। भले ही घर के सारे काम संध्या करती थी, पर छोटे मोटे काम कामनी देवी कर दिया करती थी, जिससे संध्या को काफ़ी मदद मिल जाती थी। जैसे फल दूध सब्जी आदि मार्केट से लाना, बच्चों को ट्यूशन छोड़ना और वापस लाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना और उन्हें लाना, सब्जियां काटना, आटा गूंथना। हालांकि यह सब मदद संध्या की नज़र में कुछ भी नहीं थी, बल्कि कामनी देवी का हस्तक्षेप था उसकी गृहस्थी में।
लेकिन अब संध्या को सब समझ में आ रहा था। रात को रवि घर आ चुका था और संध्या ने अभी तक रात का खाना नहीं बनाया था, क्योंकि वह बच्चों को लेने गई और जब तक बच्चों को लेकर आई तब तक पति भी आ गया। फिर चाय नाश्ते में लग गई। उसके बाद फिर खाना बनाते काफ़ी रात हो गई। रवि बोला, क्या बात है संध्या, आज खाना बनाने में बहुत लेट हो गया। संध्या ने कहा, पता नहीं मम्मी को क्या हुआ है, ना कुछ बोल रही हैं ना ही घर के कामों में कोई मदद कर रही हैं। रवि ने कहा, हो सकता है मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो। संध्या बोली, तबीयत तो ठीक है, बस सुबह से मुंह फूला हुआ है, पता नहीं किस बात से। रवि बोला, चलो माँ से बात करके देखते हैं। रवि और संध्या माँ के कमरे में पहुँचे और कामिनी देवी से रवि ने पूछा, मम्मी क्या बात है, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? आप सुबह से संध्या से बात नहीं कर रही हैं, क्या हो गया है? कामिनी देवी ने कहा, बेटा हुआ तो कुछ नहीं है, बस संध्या को हमेशा इसी बात का रोना रहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी तो अपने हिसाब से जी ली, बिना अपनी सास के दखलंदाजी के, क्योंकि मैं उनसे दूर रहती थी। पर बेचारी संध्या को मेरी दखलंदाजी बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो मैंने सोच लिया कि रोज़ रोज़ के कलह से अच्छा है कि मैं अपनी दखलंदाजी कम कर दूं और ऐसा माहौल बना दूं कि मैं इस घर में हूं ही नहीं और संध्या अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चलाए, बिना मेरी दखलंदाजी के। इसलिए मैंने सुबह से कुछ भी नहीं बोला और सारे काम वह खुद कर रही है अपने हिसाब से। संध्या ने बोला, मम्मी मेरा वह मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही गुस्से में कभी कभी बोल देती हूँ। कामिनी देवी बोली, देखो बेटा, अकेले रहने में भले ही बुजुर्गों की दखलंदाजी नहीं होती है, पर सारे काम भी अकेले के ही कंधों पर होते हैं और उन्हें मैनेज करना पड़ता है। हाँ, मैंने मेरी सास की दखलंदाजी नहीं झेली, लेकिन जो आज तुम्हारा हाल हुआ है ना, पूरी ज़िंदगी मैंने इसी हाल में गुजारी है। किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की है और तुम्हारी मदद के लिए मैं हमेशा रही हूँ, जिससे तुम्हें तुम्हारी गृहस्थी चलाने में काफ़ी मदद मिल जाती है। हाँ, मैं मानती हूँ कि साग सब्जियाँ फल वगैरह मैं अपने हिसाब से लेकर आती हूँ, पैसों का महत्व समझते हुए, अच्छे से तोल मोल करके, तो तुम्हें मेरी दखलंदाजी लगती है। काम वाली को रखने से पहले मैं 100 सवाल करती हूँ ताकि तुम्हारे कुछ पैसे बच जाएं और तुम्हारा कुछ नुकसान ना हो। बच्चों को ट्यूशन वगैरह छोड़ने लेने जाती हूँ तो रास्ते में उन्हें कुछ टॉफ़ी चॉकलेट दिलवा देती हूँ, जो तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें बिगाड़ रही हूँ और मेरी दखलंदाजी लगती है। तो सीधी सी बात है कि मैं चुपचाप अलग रहूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी और सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलेगा। लेकिन अगर तुम यह सोचोगी कि मैं तुम्हारी मदद भी करूं, वह भी तुम्हारे हिसाब से जैसा तुम चाहो, अपना मुंह बंद करके, तो यह तो संभव नहीं है। आप भले ही दखलंदाजी करती हैं, लेकिन आप मेरी बहुत मदद कर देती हैं और हमारा काफ़ी नुकसान होने से भी बचता है। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज़ आप जैसी रहती थी वैसे ही रहिए और अब मैं कभी ऐसी बातें नहीं करूँगी। आज संध्या को समझ में आ गया था कि बुज़ुर्गों का घर में क्या स्थान है और उनके बिना घर चलाना कितना मुश्किल है। पोस्ट अच्छा लगा तो कहानी को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब